हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो ध्येय IAS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है। और अब तक हम लोगों ने 3 टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 4 के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक जितने भी ध्येय IAS के, दृष्टि के, GS वर्ल्ड के, मतलब जो भी अच्छे पब्लिकेशंस हैं, कोचिंग्स हैं, उनके जो प्रैक्टिस सेट आए हैं उन्हें प्रॉपर सॉल्व किया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग डाउनलोड करके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसके पहले की जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं उसे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया चुका है, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसके बाद जो है, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा था कि हिंदी जो सेकंड पेपर है उसके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कराया जाए, तो एक दिन में आप लोगों के 2 वीडियो आएंगे। एक सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के और दूसरा वीडियो जो होगा वो आपके सेकेंड पेपर हिंदी का पेपर जो टेस्ट है वो होगा। तो आप दोनों वीडियो को प्रॉपर अच्छे से फॉलो करिए और पूरे सिलेबस को, पूरा जो RO का सिलेबस है उसे प्रॉपरली अच्छे से कवर किया जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर का सेक्शन हो, GS का हो या फिर हिंदी का हो। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, अपना पूरा एफर्ट लगाइए जैसे हम लोग अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं और अच्छे से जो है तैयारी करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना तथा उस पर कर लगाना था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है? इसमें जो कार्टेज अरमेडा, ये कार्टेज व्यवस्था जो लागू की गई थी परमिट की, यह फ्रांसीसियों द्वारा लागू नहीं की गई थी, यह पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी, जिसके माध्यम से वह अरब सागर में व्यापार को नियंत्रित करते थे। अरब सागर में व्यापार को नियंत्रित करते, इसका तात्पर्य क्या है? नदी के माध्यम से या समुद्र के माध्यम से जो व्यापार किया जाता था उसको यह जो है अपने बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से नियंत्रित करते थे, उसे सुरक्षा प्रदान करते थे और बदले में कर लेते थे। और जो जहाज कर नहीं देती थी उन्हें या तो यह लोग डुबो देते थे या फिर लूट लेते थे। तो यह व्यवस्था किसकी थी? यह पुर्तगालियों की व्यवस्था थी। ठीक है, यह पुर्तगालियों की व्यवस्था थी। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को यह नियंत्रित करते थे। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन दिया जाता था? जमादानी, अबवाब, चौथ या फिर सरदेशमुखी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथ। चौथ जो था यह मराठा प्रशासन द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक प्रकार का कर था, जिसके बदले में उन्हें यह आश्वासन दिया जाता था कि मराठा जो प्रशासन है, मराठा साम्राज्य जो है, इसके द्वारा उन राज्यों पर कोई भी लूटपाट नहीं की जाएगी, या फिर अगर अन्य कोई राज्य उन राज्यों पर आक्रमण करता है तो उनकी सुरक्षा की जाएगी। और इसके बदले में यह चौथ नामक कर लेते थे, जो कुल उपज का 1/4 होता था। ठीक है, और सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी भी मराठा जो सरदार होता था, मराठा जो साम्राज्य का जो सरदार होता था वह लगाता था सरदेशमुखी। अन्य सरदारों में सर्वोच्च होने के नाम पर जो है सरदेशमुखी लगाया जाता था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मराठा सरदार में सर्वोच्च होता था, सबसे ऊंचे पद पे होता था, वह सरदेशमुखी वसूलता था जो अन्य मराठा सरदार थे उनसे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चौथ जो है वह अन्य राज्यों पर लगाया जाता था और सरदेशमुखी जो है वह मराठा सरदारों पर ही सर्वोच्चता के आधार पर लगाया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह फर्स्ट या फिर जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है उसके बारे में सही नहीं है? इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, अर्थात कौन जो है इसके शासनकाल से संबंधित नहीं है, आपको गलत बताना है।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी, यह गलत है। शुल्क मुक्त व्यापार करने की जो अनुमति है वह फर्रुखसियर द्वारा दिया गया था, न कि आपके मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। अन्य सभी विकल्प जो है मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सही है। इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था, सही है। और यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह का जो आक्रमण है इसी के शासनकाल में हुआ था, और इसने आक्रमण करके जो तख्ते ताउस मयूर सिंहासन है वह अपने साथ लूट करके ले गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सुगौली की संधि का संबंध किस एक युद्ध से था? आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध या फिर आंग्ल मराठा युद्ध? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि की गई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध की अगर हम बात करें तो यह 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी तक हुआ था। 1816 ईस्वी तक हुआ था, और यह लॉर्ड हेस्टिंग, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जिस समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि की गई थी। ठीक है, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सही है? प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी सभा, परमहंस मंडली और ब्रह्म समाज। इन सभी को क्रम के हिसाब से जो है आपको लगाना है। अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 ईस्वी में, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में। और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। कहाँ पे? मुंबई में की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी और देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में की गई थी। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मुंबई में। और इसकी स्थापना भी आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने भी इसी की स्थापना की थी। और लास्ट है आपका ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसके अगर क्रम की हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 2 3 1, 4 2 3 1। ठीक है, ये इसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है? 1 3 2 3, 1 और 2, या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो हैं सही हैं। आनंद मठ जो है यह उपन्यास कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, सही है। और वंदे मातरम जो गीत है वो भी आनंद मठ से ही लिया गया है, और इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वायसरायों में कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवन मेरिडिथ के नाम से लिखता था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिंटन। यह जो है एक साहित्यकार कवि था जो अपनी रचनाएं ओवन मेरिडिथ के नाम से लिखता था। ठीक है, और इसी के समय वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ था, याद रखिएगा। 1878 में जो वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके बाद जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो भी इसी के समय में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, इंडियन होम रूल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया हाउस या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अगर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1942 ईस्वी में, और कहाँ पे की गई थी? जापान में। इसकी स्थापना जापान में की गई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की अगर हम बात करें, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी, और इसकी स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। इंग्लैंड में की गई थी। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी 1908 ईस्वी में, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सिएटल, अमेरिका में। अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तीनों क्रांतिकारी संगठन जो है विदेश में स्थापित थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डेट याद रखिएगा। आर में बेसिकली ज़्यादातर फैक्ट जो है डेट के हिसाब से ही पूछता है, तो यह जो है डेट पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? बिहार में आदिवासियों का उन्नयन, गुजरात में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन चलाना, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना, या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह महाराष्ट्र में जाति विरोधी एक आंदोलन था, सत्य शोधक समाज। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। और यह महाराष्ट्र में जाति विरोधी एक आंदोलन था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फूले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर दिल्ली चलो आंदोलन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 5 सितंबर 1920 ईस्वी में 5 सितंबर 1920 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसी में एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के समय मौर्यकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प आपके सही हैं। अशोक के समय में जो प्रांतों की संख्या है वो 5 थी। प्राची, जिसे पूर्वी प्रांत कहा जाता था, प्राची जिसे पूर्वी प्रांत कहा जाता था, इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। दूसरा था आपका अवंती। अवंती की जो राजधानी है वह आपकी उज्जैनी थी। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। फिर आता है आपका कलिंग। कलिंग की राजधानी थी तोसली। उदीची या फिर उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। और दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। तो अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसमें प्राची पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र, कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, उदीची या उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, और दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। सरस्वती ऋग्वेदी कार्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा जो है वो आपका गलत है। देखिए, अगर हम बात करें, सरस्वती नदी ऋग्वेदी कार्यों की सबसे पवित्र नदी थी। और सरस्वती के लिए ऋग्वेद में मातेतमा, देवेतमा, नदीतमा आदि नामों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो उल्लेख मिलता है वो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। गंगा नदी का ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख किया गया है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासक के राजसभा में निवास करते थे? धर्मपाल विजयसेन, मूलराज फर्स्ट, या मिहिर भोज। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धर्मपाल के शासनकाल में यह निवास करते थे। धर्मपाल जो पाल वंश का शासक था, पाल वंश की स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना गोपाल द्वारा की गई थी। और धर्मपाल के दरबार में हरिभद्र निवास करते थे। ठीक है, और धर्मपाल द्वारा ही विक्रमशिला और सोनपुर विहारों की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धर्मपाल। सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? जजिया, खराज, खुम्स, या फिर जकात। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खराज। खराज जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कृषि कर था। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कृषि कर था। जजिया कर जो है यह भी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन यह क्या था? यह एक धार्मिक कर था। ठीक है, खुम्स जो था यह युद्ध में लूटे हुआ जो धन होता था उसमें कर लगाया जाता था, जिसे खुम्स कहा जाता था। जकात जो है यह मुस्लिमों से लिया जाने वाला कृषि कर था। तो सभी याद रखिएगा, खराज जो है यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कृषि कर था। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला कृषि कर था। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और खुम्स जो है युद्ध में लूटे हुए धन पर लगाया गया कर था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खराज। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही क्रम क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था।
1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके बाद है आपका अगस्त प्रस्ताव। अगर हम अगस्त प्रस्ताव की बात करें, अगस्त प्रस्ताव जो पारित हुआ था वह 1940 ईस्वी में पारित हुआ था। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और वेवेल योजना की अगर हम बात करें 1945 ईस्वी में वेवेल योजना आया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और फिर वेवेल योजना। ऑप्शन सी आपका सही है। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख किया गया है? विराट पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व या फिर अनुशासन पर्व? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत का भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा है कि सही रूप से सुमेलित नहीं है? कुछ मुगल कालीन पद दिए गए हैं और कार्य दिया गया है। खुफिया नवीस या गुप्त पत्र लेखक था। वाकिया नवीस सूचना अधिकारी, मीर ए बर्र वन अधीक्षक और मुंसरिफ समाचार लेखक। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंसरिफ। मुंसरिफ की अगर हम बात करें, यह एक सह लेखाकार था और सवानीह निगार जो है, सवाहनीह निगार समाचार लेखक था। समाचार लेखक का जो अधिकारी होता था वह सवानीह निगार होता था और सह लेखाकार मुंसरिफ होता था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित करके आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? बिलग्राम, चौसा, चंदेरी या फिर घाघरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिलग्राम युद्ध। और बिलग्राम युद्ध की अगर हम बात करें, बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसके बाद शेरशाह सूरी द्वारा आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। अगर हम चंदेरी युद्ध की बात करें, चंदेरी युद्ध जो है यह 1528 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध जो है अफगान और बाबर के मध्य में हुआ था। चौसा युद्ध की अगर हम बात करें, चौसा युद्ध जो है यह 1539 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में शेर खां और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। घाघरा युद्ध की अगर हम बात करें, यह 1529 ईस्वी में हुआ था और यह जो है जो घाघरा युद्ध है, सॉरी इसमें देखिए कुछ, आपका जो चंदेरी युद्ध है वह 1528 में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें थोड़ा जो है कन्फ्यूजन हो गया। ठीक, देखिए चंदेरी युद्ध जो है 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। बिलग्राम युद्ध 1540 में आपके शेर खां और जिसे शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। चौसा युद्ध 1539 में हुआ था और इसमें भी शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। घाघरा युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में और यह अफगान और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, तो अफगान और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो घाघरा युद्ध है और जो चंदेरी का युद्ध है यह मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था 1528 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलग्राम युद्ध। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित है? मुरीद, खानकाह, बासरा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सूफी विचारधारा से संबंधित है। मुरीद जो गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करता था, जो उनके मतलब चेले जो शिष्य होते थे, उन्हें सूफी विचारधारा या सूफी मत में मुरीद कहा गया है। खानकाह है, जहाँ पे यह निवास करते थे उसे खानकाह कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आता है? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन द्वितीय या महेंद्र वर्मन फर्स्ट? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदी वर्मन द्वितीय। अगर पल्लव शासकों की हम बात करें तो सबसे पहले आएगा महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, फिर आएगा आपका परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, उसके बाद आएगा नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक है, और इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें, महेंद्र वर्मन का जो कार्यकाल है, महेंद्र वर्मन का कार्यकाल है 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक, 630 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन का जो कार्यकाल है वह 630 से लेकर के 668 तक है, 668 तक है। परमेश्वर वर्मन का जो कार्यकाल है यह 670 से लेकर के 670 से लेकर के 700 ईस्वी है और नंदी वर्मन का कार्यकाल 731 से 796 है। ठीक है, तो अंतिम शासक जो है वो नंदी वर्मन द्वितीय है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फरैजी आंदोलन 1819, तायूनी आंदोलन 1890, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अहमदिया आंदोलन 1889-90। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है।
इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, तायूनी आंदोलन 1890। फराजी आंदोलन की बात करें, यह फरीदपुर बंगाल में हुआ था 1819 ईस्वी में, और इसके जो नेता थे वो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे। तायूनी आंदोलन ये भी ढाका में हुआ था, और यह 1890 में न होकर के 1839 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1839 में हुआ था, और इसके जो नेता थे वो करामत अली थे। अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ में प्रारंभ हुआ था 1875 ईस्वी में, और इसके नेता सर सैयद अहमद खां थे। अहमदिया आंदोलन यह फरीदकोट 1889-90 में हुआ था, और इसके नेता थे गुलाम अहमद। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव और स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियों का उत्कीर्ण किया गया है? कनिष्क, हुविस्क, कुजुल, कैडफिसस, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हुविस्क। हुविस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद और विष्णु की आकृति देखने को मिलती है। और अगर हम कुषाण वंश के शासकों की बात करें, इसकी स्थापना कुजुल कैडफिसस द्वारा की गई थी। स्थापना कुजुल कैडफिसस द्वारा की गई थी। और जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क जो है सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। और हुविस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु की आकृतियों का उल्लेख किया गया है, या फिर से इसका उत्कीर्ण किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था? दंडपाशिक, महादंडनायक, या फिर महाबलाधिकृत, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंडपाशिक। दंडपाशिक जो है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंडनायक जो है यह न्यायाधीश था। महादंडनायक जो है न्यायाधीश था। और महाबलाधिकृत की अगर हम बात करें, यह सेनापति था। सेनापति था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान का उदाहरण नहीं है? पंपास, लानोज, पार्कलैंड, या फिर सेल्वास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंपास। पंपास की अगर हम बात करें, जो आपके ब्राज़ील में है। पंपास ब्राज़ील में स्थित घास का मैदान है, और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जबकि लानोज वेनेजुएला का लानोज, और अमेजन बेसिन का सेल्वास, अफ्रीका का पार्कलैंड, यह सभी जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पंपास यह ब्राज़ील में स्थित उष्ण जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, पार्कलैंड यह कहाँ पे है? पार्कलैंड है आपकी अफ्रीका में। पार्कलैंड अफ्रीका में है। ठीक है, लानोज की बात करें, लानोज है आपके वेनेजुएला में। लानोज वेनेजुएला में है। और सेल्वास जो है यह आपका अमेजन बेसिन में है। ठीक है, सेल्वास अमेजन बेसिन में है। और यह तीनों जो हैं वह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि पंपास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुलाभ मेघ, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है, वायुमंडल की किस संरचना में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या फिर वायुमंडल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। समताप मंडल जिसकी औसत ऊंचाई, औसत इसका जो विस्तार है वह 12 से लेकर के 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, और यहीं पे मुलाभ मेघ, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है, पाया जाता है, और इसे नैक्रियस क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या है? ए 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, या फिर इनमें से कोई नहीं? सॉरी, देखिए इसमें पूछा है कि इसमें से गलत का है। ठीक है, गलत पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ता है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, पोर्ट लुइस मॉरिशस, ब्राजीलिया ब्राज़ील? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलिंगटन न्यूजीलैंड। देखिए, जो आपके व्यापारिक पवन हैं उन्हें दोनों गोलार्धों में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो दक्षिणी गोलार्ध हो, खास करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर में हवाएं जब व्यापारिक पवनें चलती हैं तो विभिन्न अक्षांशों पे विभिन्न प्रकार की जो आवाज़ें निकलती हैं उन्हें नाम दिया गया है। जैसे 40 अक्षांश पर इसे गरजता चालीसा कहा गया है, 60 अक्षांश पर
चीखता साठा, ठीक है। तो इस आधार पर नाम दिया गया है। और जो गरजती चालीसा है, 40 अक्षांश पर बहने वाली जो हवा है उसे गरजती चालीसा कहा जाता है। और यही है, इसके मार्ग में जो राजधानी पड़ती है वो वेलिंगटन है। वेलिंगटन है जो न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीले मरुस्थल या फिर हिमपेटियाँ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गहरे महासागर सूर्य के प्रकाश को सबसे कम परावर्तित करता है, जबकि प्रवाल सागर, हिमपेटियाँ और रेतीले मरुस्थल यह सबसे अधिक सूर्य प्रकाश को परावर्तित करती हैं। और इनमें भी सबसे अधिक जो सूर्य का परावर्तन होता है सूर्य के प्रकाश का, वह हिम की पेटियों में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कुछ जनजाति दी गई है और संबंधित क्षेत्र दिया गया है। सेमांग जनजाति न्यूजीलैंड, माओरी मलेशिया, बोरो ब्राज़ील, बंतू श्रीलंका। आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरो। बोरो ब्राज़ील की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। बोरो ब्राज़ील की प्रमुख जनजाति है। सेमांग की अगर हम बात करें, सेमांग मलेशिया की जनजाति है, माओरी न्यूजीलैंड की, और बंतू जनजाति की अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जनजाति है, ठीक है। बंतू अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जनजाति है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको जैसे बजट पारित होता है तो शुरू से लेकर के अंतिम तक, ठीक है, बजट पारित होने, प्रस्तुत करने से लेकर के पारित होने तक क्रम के हिसाब से आपको इसे रखना है। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो है वो बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आम बहस की जाती है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच की जाती है। विभागीय समितियों द्वारा जांच करने के बाद फिर अनुदान की मांग की जाती है और इसके अनुदान की मांग पर मतदान किया जाता है, ठीक है। अनुदान की मांग पर मतदान होता है। उसके बाद जो है आपका विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है विनियोग विधेयक पारित होता है, तो यह आ जाएगा 5वें नंबर पे। फिर लास्ट में आता है आपका वित्त विधेयक, जब पारित होता है ये 6ठे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस होगी, उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद फिर अनुदान की मांग पर मतदान किया जाएगा, फिर विनियोग विधेयक पारित होगा और अंत में आपका वित्त विधेयक पारित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 5 3 6 4, 2 1 5 3 6 4, ठीक, ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1868 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1968 में नहीं की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1866 ईस्वी में, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। चौथे वर्ष नहीं, ये 5 वर्ष, 5 वर्ष के अंतराल पर और या फिर आवश्यकता अनुसार
इसका गठन होता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। वोहरा समिति का संबंध किससे है? वित्तीय सुधार से, पुलिस सुधार से, राज्यपालों की नियुक्ति से, या फिर राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच साठगांठ से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ से संबंधित है वोहरा समिति। और वोहरा समिति की अगर हम बात करें, वोहरा समिति का जो गठन किया गया था वो 1993 में किया गया था। 1993 ईस्वी में किया गया था, जिसमें वोहरा समिति द्वारा सुझाव दिया गया था कि राजनेताओं और अपराधियों के बीच जो साठगांठ है उसकी जांच की जाए। ठीक है, मतलब किन राजनेताओं की कितने अपराधियों के साथ साठगांठ है इसकी जांच की जाए, और इसके लिए वोहरा समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही है। जस्टिस के.एम. पुट्टास्वामी भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या है? आधार मेटा डेटा को 1 साल से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, 3 माह से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता। यह जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में निर्णय दिया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि 6 माह से अधिक समय तक आधार डेटा को संग्रहित नहीं किया जा सकता। और इसी में जो आधार को है निजता अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, निजता के अधिकार के अंतर्गत आधार डेटा को शामिल किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? 12, 32, 64 या फिर 96? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 64। देखिए, वोटिंग मशीन में टोटल 16 बटन होते हैं, 16 बटन होते हैं, और किसी पोलिंग स्टेशन पर एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 4 का प्रयोग होता है। और इस प्रकार अगर हम बात करें तो 16 गुणे अगर 64 करेंगे आप, 16 गुणे अगर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा इकोटोन का उदाहरण है? घात भूमि, ज्वार नदमुख, या फिर नदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों। इकोटोन किसे कहा जाता है? 2 विभिन्न अलग अलग जो आपके पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के बीच जो क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहा है। जैसे यह मान लीजिए नदी पारिस्थितिक तंत्र है, और यह क्या है? ये ज्वार नदमुख पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक, इसके बीच वाला जो ये क्षेत्र है इसे क्या कहेंगे? इसे इकोटोन कहेंगे। और यहाँ पे जो जैव विविधता है वो अधिक पाई जाती है। क्यों? यहाँ पे जो है इसकी नदी तंत्र की भी विशेषता पाई जाएंगी, और ज्वार नदमुख की भी विशेषता पाई जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे जो जैव विविधता है वो अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, इकोटोन में। और इसी कारण जो है इसे एज इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, इसी कारण इसे एज इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है? लाइबेरिया, बोलीविया, उरुग्वे, या फिर अंगोला? इसका सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलीविया। बोलीविया देश एक लैंडलॉक कंट्री है। यह एक लैंडलॉक कंट्री है, और यह कहाँ पे है? यह आपके साउथ अमेरिका में स्थित है। और साउथ अमेरिका में 2 देश ऐसे हैं, मात्र 2 ही देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक हैं, अर्थात भूमि आबद्ध देश के अंतर्गत हैं। एक बोलीविया है और एक है पराग्वे, जिसमें इन दोनों देशों की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? करमेडे गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, सुंडा गर्त हिंद महासागर, प्यूर्टोरिको गर्त अटलांटिक महासागर, या फिर यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करमेडक गर्त जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची में संबंधित नहीं है? युद्ध एवं संधि, कृषि, सिंचाई, सड़क, हवाई मार्ग, डाकतार व टेलीफोन, या फिर बैंक, बीमा और खान? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कृषि, सिंचाई और सड़क यह राज्य सूची का विषय है, जबकि युद्ध एवं संधि, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन, बैंक, बीमा, खान ये सभी जो है केंद्रीय सूची या संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। और इसकी जो प्रावधान किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है भाग 14 में। भाग 14 में इसका प्रावधान है अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 ईस्वी में इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, यह सभी जो किससे है? लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में इसका प्रावधान किया गया। भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 5, 7, 6 या फिर 8? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 7।
टोटल अगर भारत की सीमा जो पड़ोसी देशों के साथ लगती है वो 9 है, जिसमें से 2 की सीमाएं जो हैं वह समुद्री हैं, सागरीय हैं, जिसमें से एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। 7 देश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है, जिसमें चीन है, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। इनकी सीमाएं स्थलीय रूप से भारत के साथ लगती हैं, जबकि मालदीव और श्रीलंका की सीमाएं जलीय हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? बालाघाट, सतमाल, हरिश्चंद्र या फिर मैकाल? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मैकाल पठार की अगर हम बात करें तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है और यहीं से सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम होता है। सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है और अमरकंटक पहाड़ी मैकाल पठार की सर्वोच्च चोटी है और यह कहाँ पे? आपके छत्तीसगढ़ में। जबकि बालाघाट, सतमाल और हरिश्चंद्र यह तीनों पहाड़ियाँ जो है आपके महाराष्ट्र में है। तीनों पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? वो गोदावरी है, जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। अगर ढलानों पर जो मिट्टी का कटाव होता है उसमें सबसे पहले नालिका अपर्दन होता है, उसके बाद अवनालिका अपर्दन होता है, फिर घाटी अपर्दन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? WWF द्वारा, UNEP, वर्ल्ड बैंक या फिर यूएनओ? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यूएनईपी द्वारा ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जिसके द्वारा ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ जनजाति दी गई हैं और राज्य दिया गया है। ओंग जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, हलाम जनजाति त्रिपुरा में, लेप्चा सिक्किम में, गद्दी गुजरात में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गद्दी जनजाति जो है यह गुजरात में नहीं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, ठीक है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है? पूर्वी तटीय प्रदेश, हिमालय का बर्फ आच्छादित क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर अंडमान द्वीप का समुद्री क्षेत्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। दैनिक तापांतर की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जहां दिन में तापमान अधिक हो जाता है और रात में तापमान न्यूनतम हो जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, मरुस्थल जो है दिन में बहुत तेजी से गर्म होता है और रात में बहुत तेजी से ठंडा होता है। यहाँ पे दैनिक तापांतर जो है सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुरमा घाटी और मेघना घाटी कहाँ पे है? छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, मेघालय पठार या फिर अरावली पहाड़ी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मेघालय पठार में स्थित है सुरमा घाटी और मेघना घाटी। ऑप्शन सी सही है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारालैंड और गोंडवानालैंड में हुआ था और यह कब हुआ था? ऑर्डोविशियन काल में, कार्बोनिफेरस काल में, जुरासिक काल में या फिर ट्रायसिक काल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनिफेरस काल में पैंजिया का विभाजन 2 भागों में हो गया था, गोंडवानालैंड और अंगारालैंड, ठीक। जिसमें अगर हम ये पैंजिया मांगे तो इसमें उत्तरी भाग में जो गया वो था अंगारालैंड, दक्षिणी भाग में जो आया वो था गोंडवानालैंड, ठीक है। और यह इसका विभाजन जो हुआ था कार्बोनिफेरस काल में हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। और यह जो महाद्वीपीय विभाजन का जो सिद्धांत दिया गया था वह अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 ईस्वी में दिया गया था। और महाद्वीपीय विस्थापन जो है वह कार्बोनिफेरस काल में घटित हुई थी घटना। निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, इसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
राज्य विधानसभा के मनोनीत नहीं निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 109 में यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 110 की बात करें तो इसमें धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। 108 में जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है उसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 111 में विधेयक पर सहमति के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 39। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या है 26 और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4, 2, 3, 1। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? एल.एम. सिंघवी समिति, भूरिया समिति, सुरेंद्र मोहन समिति या फिर अशोक मेहता समिति? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भूरिया समिति। और पेशा अधिनियम जो मुख्य रूप से जो जनजातीय क्षेत्र थे वहाँ पे पंचायती व्यवस्था की जो प्रावधान है उन्हें कैसे लागू किया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था और इसी संदर्भ में भूरिया समिति द्वारा पेशा अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, यह प्रोविजन ऑफ द पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, और इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में भूरिया समिति का गठन किया गया था और 1996 ईस्वी में इसने अपनी सिफारिश दी थी। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्य काल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? शून्य काल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल का उल्लेख नहीं है। पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें पूर्व सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 129, इसमें उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में का वर्णन किया गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन किया गया है। 136 में विशेष इजाजत अपील जो होती है उसका प्रावधान है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान है। तो इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक जो अधिकारिता है, प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उच्चतम न्यायालय का, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 131 में। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन की जो बात की गई है वह अनुच्छेद 125 में की गई है। 125 में की गई है। भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में उपबंध किया गया अनुच्छेद 11 में, 10 में, 5 में या फिर 6 में। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 6 में। देखिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में जो उनके नागरिकता के बारे में जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 6 में किया गया। और ये भी याद रखिएगा, मान लीजिए कोई भारत से पाकिस्तान गया, ठीक है, फिर पाकिस्तान से भारत आया, उसकी नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 7 में। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करता है तो उसकी नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 6 में। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पहले भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से भारत आया, उसकी नागरिकता का प्रावधान 7 में होगा। और जो पाकिस्तान से भारत आया है उसकी नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 6 से होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 100, 60, 50 या फिर 90? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं जिनके अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन, बीटा कोशिका,
ग्लूकैगान अल्फा कोशिका, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रेफियन फॉलिकल, सोमैटोस्टेटिन गामा कोशिका। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रेफियन फॉलिकल। यह गलत है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्त्राव है वह कार्पस ल्यूटियम कोशिका से होता है और ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा है कि वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? पहाड़ों पर खाना देर से पकना, वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का गिरना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, या फिर लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लालटेन की बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है वह वायुमंडलीय दाब के कारण न होकर के किसी तत्व के कारण होता है। ठीक है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जो है आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सही है? यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है, यह एक क्षारीय विलयन है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है रक्त के संबंध में, रुधिर के संबंध में सही है। कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है यह आपको बताना है। यकृत, वृक्क, फेफड़ा या फिर हृदय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। इससे जो प्रभावित होता है वो यकृत है। और कुछ अगर ऐसे कवकों की हम बात करें तो उसमें एस्परजिलस और पेनिसिलियम कुछ ऐसे कवक हैं जिनके द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक विषाक्त जो पदार्थ है वो उत्पन्न किया जाता है और इसे से यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए, कुपोषण का स्थिति का संबंध किससे है? अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से या फिर अति पोषण से? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। कुपोषण के अंतर्गत अल्प पोषण को भी शामिल किया जाता है, असंतुलित पोषण को भी और अति पोषण को भी। इन तीनों को कुपोषण के अंतर्गत इंडिकेट किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन या फिर जीवद्रव्य का अभाव। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवद्रव्य का अभाव। अगर विषाणुओं में सजीवों के लक्षण की बात करें तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए, डीएनए की उपस्थिति है और गुणन है, यह इसके अंतर्गत सजीवों का लक्षण है। और निर्जीव के लक्षण की बात करें तो इसमें जीवद्रव्य और कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है, श्वसन उत्सर्जन का अभाव पाया जाता है और निर्जीव के समान इन्हें क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। ये सभी क्या है? ये सभी इसके निर्जीव के लक्षण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? वायु के कांच से, वायु से कांच में, कांच से जल में, वायु से जल में या फिर जल से कांच में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कांच से जल में गुजरना होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल, ईस्ट या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह एक प्रकार का प्रतिजैविक है। देखिए, अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधि गुण पाए जाते हैं जिनका उपयोग प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। यह सभी जो है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और शाम तक जो है जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है आर के लिए उसे भी अपलोड किया जाएगा, उसे आप लोग प्रॉपर देखिए। और हिंदी के लिए बेस्ट में से मान कर चलिए कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जाएगी, जो आप लोगों के लिए सॉल्व करने के बाद भी आप लोगों को ये एहसास होगा कि हाँ, ये प्रैक्टिस सेट जो है वाकई में अच्छी है। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। सारे प्रैक्टिस सेट चाहे वो जीएस के हो या फिर हिंदी के हो, प्रॉपर अच्छे से कवर कराए जाएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। और ये अभी जो है टेस्ट सीरीज जो सॉल्व कराया गया है वह टेस्ट नंबर 4 है। इसके बाद जो है इसके जो बाकी बचे 70 प्रश्न हैं उसे सॉल्व कराया जाएगा। और इसके बाद मतलब जैसे AIS के जो टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व हो जाते हैं तो फिर जो है अन्य जो पब्लिकेशंस हैं उनके टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।